सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। हम सभी अपने अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में शैक्षिक अनुसंधान के अर्थ, महत्व, प्रकृति, क्षेत्र का अध्ययन करने के पश्चात हम सभी लोगों ने अनुसंधान के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया था। आज अपने इस तीसरे लेक्चर में शैक्षिक अनुसंधान यानी एजुकेशनल रिसर्च की यूनिट के थर्ड लेक्चर में हम सभी अनुसंधान प्रक्रिया के सोपानों पर चर्चा करेंगे। आज के ही लेक्चर में हम सभी अच्छे अनुसंधानकर्ता के गुण के बारे में जानेंगे और परीक्षा में पूछे जाने वाले अनुसंधान के नैतिक पक्षों का भी विचार विमर्श हम सभी अपने आज के लेक्चर में करने वाले हैं। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और यदि आप शिक्षा शास्त्र विषय से संबंधित हैं, शिक्षा शास्त्र विषय आपके किसी भी क्षेत्र से संबंधित है यदि, तो आपके लिए यह चैनल उपयोगी है। इस पर जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा वो सभी आपके परीक्षा की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए हम सभी पढ़ना प्रारंभ करते हैं आज के अपने इस लेक्चर के बारे में। तो हम सभी ने अनुसंधान के अर्थ, महत्व, प्रकृति और प्रकारों का अध्ययन करने के पश्चात ये देखा था कि अनुसंधान की प्रक्रिया जो है वह परिस्थितियों के अनुसार, हमारी विधियों के अनुसार अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर हम अपने अनुसंधान का चयन करते हैं। उन्हीं बातों को अगर हम देखें तो और ये बात भी हमारे समझ में आ गई थी कि हम जिन विषय से संबंधित हैं उसे हम सभी ने सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में रखा था। और हम सभी जानते हैं कि हमारे इस रिसर्च प्रोसेस का जो स्वरूप है वह सभी विज्ञानों में एक जैसा नहीं है। हमारे सोशल साइंस में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस में थोड़ा सा चेंज हो सकता है। उससे जो स्टेप होते हैं उनके स्टेप काफ़ी अलग होते हैं। तो ये कह देना कि यही फला स्टेप अनुसंधान के स्टेप है, ये थोड़ा सा सीमित क्षेत्र को शो करेगा। तो हम अपने इस लेक्चर जो भी हमारा रिसर्च स्टेप है या जो स्टेप है हमारे रिसर्च प्रोसेस के, दो प्रकार के मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और परीक्षा की भी हमें तैयारी करना है, दोनों बातें ध्यान में रखनी है। तो मैं वास्तविक अनुसंधान में किस प्रकार से हम सभी किसी अनुसंधान प्रक्रिया में जो भी चरण का हम लोग फॉलो करते हैं, जो स्टेप्स को हम लोग फॉलो करते हैं उनकी भी बात बता रहा हूँ आपको। साथ के साथ परीक्षा में जिस प्रकार से थोड़ा सा मैनिपुलेट करके जो आपसे थोड़ा सा सॉर्ट करेंगे परीक्षा में, चूँकि बड़े बड़े हेडिंग्स थोड़ा सा वो उसको सीमित करके पूछने का प्रयास करते हैं, तो दोनों तरीके से आपको मैं इसमें बताने का प्रयास करता हूँ। हम सभी जानते हैं कि जो भी अनुसंधान प्रक्रिया है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन, हमारी विधियां जो हमारी अनुसंधान की होंगी उन सभी में थोड़ा बहुत अंतर जरूर होगा। लेकिन सबसे पहले कोई बात शुरू कैसे होगी? मान लीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है और आप सो रहे थे मान लीजिए, तो उसके बाद फिर आप पसीने में आए और आपकी आँख खुली और देखा कि आखिर बात क्या है, पंखा क्यों बंद हो गया, फ़ैन क्यों ऑफ हो गया। तो सबसे पहले जब कोई समस्या आएगी तभी आप उसके समाधान की ओर अग्रसर होंगे। यहाँ समस्या से संबंध क्या होगा कि आपका विषय, आपको अपनी विषय का चयन करना होगा कि मैं शिक्षा शास्त्र से संबंधित व्यक्ति हूँ, मैं समाजशास्त्र का व्यक्ति हूँ, मैं पत्रकारिता का हूँ, मैं अर्थशास्त्र का हूँ, मैं इतिहास का हूँ, मैं कॉमर्स का हूँ, मैं वाणिज्य का हूँ, मैं किस फील्ड से संबंधित हूँ। उस फील्ड के विभिन्न क्षेत्र होंगे, जिस प्रकार से हमने शैक्षिक अनुसंधान के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन किया था। तो आप सबसे पहले अपने विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। एक प्रकार से वास्तविक अनुसंधान की प्रक्रिया के बारे में फिलहाल मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारे परीक्षा में जिस प्रकार से पूछा जाता है उसकी भी बात अभी मैं आपसे करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम अपने क्षेत्रों का चुनाव करते हैं
कि मैं शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में जाने वाला हूँ, मैं फ़िलॉसफ़ी के किसी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी महापुरुष के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करने वाला हूँ, या मैं कोई अभिवृत्ति परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट करने वाला हूँ, मैं कोई बुद्धि परीक्षण करने वाला हूँ। मैं शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के क्षेत्र में जाकर शैक्षणिक संस्थानों के समय सारणी और उनके जो अन्य मैनेजमेंट डिसीजन हैं, मैनेजर और एम्प्लॉयज़ के रिलेशन पर आप अध्ययन करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको विषय क्षेत्र चुनना होगा। ठीक है, तभी ज्ञान क्या है, दर्शन हमारा क्या है, विषयों की ज्ञान की उच्चतम सीमा थी। ठीक है, और हमारे सामने अथाह सागर है। किसी भी क्षेत्र में हमें अपने आप को सीमित करने से पहले सबसे पहले विषय क्षेत्र का चयन करना होगा। अब उस विषय क्षेत्र के चयन करने के पहले ही स्टेप पे मैं हूँ अभी। ठीक है, अपने विषय क्षेत्र का चयन करने के पश्चात सबसे पहले हम ये देखेंगे, मान लीजिए यदि आप दार्शनिक शिक्षा, दर्शन या शिक्षा के दार्शनिक आधार आपने क्षेत्र चुना है, दर्शन पर आप अपना काम करना चाहते हैं, तो दर्शन पर आप चले गए, महापुरुषों के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, आप कहेंगे कि मैं महर्षि दयानंद सरस्वती के शैक्षिक विचारों का, ठीक है, पर अध्ययन करना चाहते हैं। अपने आप को और सीमित किया आपने। अब क्या करेंगे कि आप किसी महापुरुष के तमाम क्षेत्रों पर तमाम कार्य होंगे, तो अब आपकी उतनी सीमा नहीं है, आपकी उतनी क्षमता नहीं कि किसी व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के प्रत्येक कार्यों पर आप अनुसंधान कर सकें। तो आप उसके किसी एक सीमित क्षेत्र पर, आप उसके प्राथमिक शिक्षा में किए गए प्रयासों का अध्ययन करना चाहते हैं कि आप माध्यमिक शिक्षा के, या फिर आप संपूर्ण शिक्षा पर किए गए प्रयासों का एक समीक्षात्मक वर्णन प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो ये बात आ जाती है, और इसको हम कथन के रूप में लिखते हैं। अपने हम अनुसंधान जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसे हम कथन रूप में लिखते हैं, और उसी को हम समस्या कहते हैं। अब हम मान लीजिए हमने अगर दयानंद सरस्वती के शैक्षिक विचारों का अध्ययन करने की बात कही, तो हमारी अनुसंधान समस्या का जो चयन हुआ वो क्या होगा, हम अनुसंधान समस्या का चयन करते हुए लिखेंगे कि महर्षि दयानंद सरस्वती के शैक्षिक विचारों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उपयोगिता या वर्तमान संदर्भ में अध्ययन। इस तरीके से सबसे पहले आप अनुसंधान समस्या का चयन करते हैं। अनुसंधान समस्या का चयन करने के पश्चात ही आपके अनुसंधान की गाड़ी, आपके रिसर्च की जो कार है वो आगे बढ़ना प्रारंभ करती है। सबसे पहले तो आपको ये तय करना पड़ेगा ना कि हमें जाना कहाँ है, लखनऊ जाना है कि बहराइच जाना है, आपको दिल्ली जाना है, कहाँ जाना है, ठीक है, फैजाबाद कहाँ जाना है, सबसे पहले आपने ये तय कर लिया। चलिए आगे बढ़े। तो पहला स्टेप हमारा हो गया विषय का चयन या अनुसंधान समस्या का चयन, सिलेक्शन ऑफ टॉपिक और रिसर्च प्रॉब्लम। अच्छा भाई, अब जब आपने कहा कि मैं बड़ा प्रभावित रहा बचपन से इनके विचारों के बारे में, स्वामी विवेकानंद के विचारों के बारे में, मैं दर्शन की बात कर रहा हूँ, आप मनोविज्ञान में भी जा सकते हैं। आपका मन हो सकता है कि आप अधिगम की विभिन्न परिस्थितियों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं। आप सामाजिक परिप्रेक्ष्य का भी अध्ययन कर सकते हैं। समाज में वंचित वर्ग के जो बालक हैं उनकी शिक्षा के तमाम प्रयास अभी तक किए जा चुके, परंतु परिवर्तन क्यों नहीं देखने को मिला। ऐसे बात भी आपके, ऐसे विचार भी आपके हो सकते हैं। आपकी क्षमता के अनुसार कार्य आप कर सकते हैं। जब आप अपने विषयों का चयन कर चुके होते हैं, आप अपने क्षेत्र का चयन कर चुके होते हैं, आप अपनी अनुसंधान समस्या का चयन कर चुके होते हैं, तब आपको उस विषय के बारे में और डिटेल में पढ़ना पड़ता है। पढ़ना तो आपको पहले भी पढ़ा, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है, पढ़ते थे तभी आप उस लेवल पे आए कि आप रिसर्च लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ना पढ़ाना तो सदैव चलता रहेगा, लेकिन अब आपका जो आपकी जो स्टडी होगी वो किसी दिशा पर आधारित होगी। अब आप एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद पढ़ रहे हैं या महात्मा गांधी पढ़ रहे हैं या अरविंद घोष पढ़ रहे हैं, तो अब आप अरविंद घोष पर की मूल कृतियाँ, उन पर लिखे गए तमाम भाष्य, इन सब का संकलन अपने पास इकट्ठा करेंगे। आप लिटरेचर इकट्ठा करेंगे संबंधित, अपने विषय से संबंधित। तो सबसे दूसरा स्टेप हमारा हो जाता है संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ द रिलेटेड रिसर्च या रिलेटेड लिटरेचर, सॉरी। तो इस लिटरेचर में हमारा क्या क्या आ जाता है, हमारी बुक्स आ जाती हैं उस महापुरुष के द्वारा लिखित,
या उस पर किसी महापुरुष द्वारा लिखित, किसी विद्वान द्वारा लिखा गया कोई भाष्य, या फिर उस विषय पर पूर्व में हुए अनुसंधानों का भी हम अध्ययन अपने इसी संबंधित साहित्य के सर्वेक्षण में करते हैं। प्रत्येक स्टेप को हमें आगे पढ़ना है, एक एक स्टेप को हम लोग को एक एक यूनिट के रूप में पढ़ना है, तो उनको भी पढ़ते चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर समझ कर चलते हैं, ठीक है। मूलतः मेरा लेक्चर जो होता है थोड़ा लंबे खिंचते हैं। मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो दे करके आपको वीडियो की संख्या बढ़ाना नहीं चाहता। हम एक ऐसे लेवल पर बैठकर चर्चा कर रहे हैं जहाँ पर आपका एक इंटेलेक्चुअल आप एक उद्देश्य से ये वीडियो देख रहे होंगे। मैं भी एक उद्देश्य से आपको ये बातें पढ़ा रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि आप भी आगे जाकर किसी को बताने वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपका विषय का चयन हो गया। जिस विषय के जिस व्यक्ति, मैं और उसको सीमित करता हूँ, जिस समस्या के बारे में आपने चयन किया था उस पर पढ़ना आपने चालू कर दिया। अच्छा भाई, अब होता है रेजिंग द प्रॉब्लम ऑफ स्टडी। देखिए, तीसरा स्टेप आ गया यहाँ पर। इन्होंने क्या किया है कि पहले हमने शैक्षिक शिक्षा दर्शन का चयन किया, शिक्षा दर्शन की किताबों पढ़ी, और इसको मैंने इसलिए बगल में लिख दिया क्योंकि परीक्षा में आपसे कई बार अनुसंधान समस्या का चयन और विषय का चयन इस तरीके से कई बार कंफ्यूज करने के लिए दो ऑप्शन साथ में दे देते हैं। तीसरा स्टेप जो आ रहा है उसके बारे में आपने किताब पढ़ी, अध्ययन हेतु समस्या का उठना, रेजिंग द प्रॉब्लम ऑफ द स्टडी। कुल मिलाकर के इसी को हमने सबसे ऊपर रख दिया है, अनुसंधान समस्या का चयन के रूप में हमने इस बात को कही है, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या कहा इन्होंने कि ये वास्तविक स्टेप है, जो हम लोग वास्तविक रिसर्च करते हैं उसमें ये तरीके के कार्य किए जाते हैं। तो फिर हमारे पास प्रॉब्लम का हमने पूरा कथन रूप में प्रस्तुत किया, अनुसंधान समस्या का युक्ति संगत आधार प्रस्तुत करना। अभी आपका ये था कि शिक्षा, हम स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक दर्शन पर काम करना चाहते हैं। स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक दर्शन के बारे में आपने संबंधित साहित्य पढ़ा। अब आप स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों का या उनके कार्यों का अध्ययन कर लेने के पश्चात आप अब कहते हैं कि मैं उनके अध्ययन की, जो मैंने बात अभी पहले कह दी थी, उसको यहाँ पर कहना उचित होगा कि जो वर्तमान में उपादेयता, शैक्षिक दर्शन की वर्तमान में उपादेयता की बात यहाँ पर करना ज़्यादा उचित होगा लिटरेचर पढ़ लेने के पश्चात। और लिटरेचर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा हर स्टेप पर, प्रत्येक स्टेप जितने भी होंगे संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण तो आपको करते ही रहना पड़ेगा। फिर यहाँ पर क्या हुआ कि आपने अच्छे से जब पढ़ा तो उस जो भी हमारी प्रॉब्लम आप लिखने वाले हैं उसको आप युक्त संगत आधार पर लिख सकते हैं। अध्ययन से संबंधित संप्रत्यय निर्मितों को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकते हैं। अब जो भी शब्द आपने अपने कथन रूप में कहा है उन सबको स्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगे, प्रस्तावना बनाएंगे, उद्देश्य बनाएंगे, ठीक है। फिर अध्ययन के उद्देश्यों को बताना, जब मैं आपको सिनॉप्सिस बनाना बताऊंगा तो वहाँ पर और अच्छी तरीके से बातें समझ में आ जाएंगी। ये हमारी पूरी सिनॉप्सिस जमा होती है तो इस तरीके से ये बातें वहाँ पर लिखी जाती हैं। तो अध्ययन के उद्देश्यों को हम बताएंगे कि हम आखिर किस लिए करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आज वर्तमान समय में ऐसा परिस्थितियाँ आ रही कि हम भौतिकता के तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए हमें आज आवश्यकता है कि हम स्वामी विवेकानंद के विचारों को पढ़ें, हम स्वामी दयानंद के विचारों को पढ़ें, ठीक है, महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ें, हम अरविंद घोष के विचारों को पढ़ें। अध्ययन के अंगों को प्रश्नवाचक रूप में प्रस्तुत करना, जिन भी बात को हम कहने वाले हैं उसको हम प्रश्नवाचक, क्या हमें आज हमें स्वामी विवेकानंद के कहे गए इस कथन की उपयोगिता है कि नहीं है, क्या हमें आज शेर जैसे साहस की आवश्यकता है कि नहीं है, ठीक है, क्या हम आज सिर्फ किताबी ज्ञान प्रस्तुत कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे पास क्या मिलता है, जिससे हम चूँकि होता क्या है, जब अनुसंधान के प्रकार बता रहा था मैं आपको, तभी आपसे एक बात चर्चा करनी चाहिए थी। गुणात्मक अनुसंधानों में परिकल्पनाओं को बहुत स्पष्ट रूप से कहा नहीं जाता है। तो इसी तरीके से जो हमारे विचार होते हैं, इस तरीके जो हमारे कथन होते हैं, उन्हीं को हम परिकल्पना के रूप में मानकर अपना पूरा लिटरेचर रिव्यू करते हैं, मतलब अपना पूरा रिसर्च कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर आता है अध्ययन के क्षेत्र को स्पष्ट सीमाबद्ध कर दिया और हमने कहा कि हम सिर्फ स्वामी विवेकानंद के प्राथमिक विचारों पर, प्राथमिक शिक्षा के विचारों का अध्ययन करेंगे। तो कुल मिला के सबसे पहले विषय का चयन हुआ। विषय का चयन होने के पश्चात आपने उस विषय के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया। जब आपने पढ़ लिया तब आप वास्तविक रूप से अनुसंधान समस्या को लिख पाए और वो पूरा स्टेप सिनॉप्सिस बनाने का था, ठीक है। अब चौथे स्टेप पे आइए, अध्ययन के लिए एक या एक से अधिक परिकल्पनाओं की रचना, ठीक। मैंने जो उदाहरण दिया वो आपको दर्शन के थे, आप अन्य किसी मनोविज्ञान में जाएंगे या अन्य जगह जाएंगे तो आपको परिकल्पनाओं का निर्माण करना पड़ेगा, ठीक है। तो
कह सकते हैं इस तरीके से जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसका ये दूसरा स्टेप है, परंतु वास्तविक अनुसंधान प्रक्रिया का यह चौथा स्टेप है। अध्ययन के लिए एक से अधिक परिकल्पनाओं की रचना करना, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर क्या है, जब आपने अनुसंधान परिकल्पनाओं का निर्माण कर लिया है, उसके पश्चात आप पूरी रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे, कौन सी मेथडोलॉजी यूज़ करेंगे उसका चयन करेंगे, आप सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होगा, आपका कौन सा सैंपल आप यूज़ करेंगे, आप रैंडम प्रोसेस यूज़ करेंगे कि आप नॉर्मल यूज़ करेंगे, यादृच्छिक करेंगे या सामान्य का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से आप जब हम सभी लोग सैम्पलिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, रिसर्च डिज़ाइन पढ़ेंगे, तो पूरी आप ऐसे इसको मान सकते हैं कि हम किस जो भी मान लीजिए अब दर्शन की इसमें बात ना आकर के किसी अन्य टॉपिक आप सर्वेक्षण टाइप का है तो किस क्षेत्र में आप करेंगे, आपका ब्लॉक लेवल पर होगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, जो भी जिस तरीके से आप सर्वे करने जाएंगे, प्रश्नावली का यूज़ करेंगे, अनुसूची का यूज़ करेंगे, कौन सी मेथोडोलॉजी लगाएंगे, इन सब बातों की चर्चा हम यहाँ पर एक पूरा खाका बना लेते हैं और उसी आधार पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। छठा स्टेप हमारा हो जाता है डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का संकलन करते हैं। अब हमने जो डेटा का कलेक्शन किया है उस डेटा पर हम एनालिसिस करते हैं, उसकी एनालिसिस ऑफ डेटा होता है, आंकड़ों का व्यवस्थापन तथा विश्लेषण, ऑर्गेनाइजेशनल एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। अब इस पूरे जो भी हमारा डेटा कलेक्ट हुआ था, उस डेटा कलेक्ट होने के बाद हम अपने डेटा को कलेक्ट करके जो हमने परिकल्पनाएं बनाई थी उन परिकल्पनाओं की जांच करना शुरू करते हैं इस अपने एनालिसिस ऑफ डेटा में। उसको मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। हम लोग पढ़ेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ठीक है। तो पूरा हम सभी पढ़ेंगे सार्थकता स्तर के बारे में, सारी चीज़ें, टी टेस्ट उसमें आ जाएगा, ठीक, वो सारी बातें वहाँ पर आ जाएंगी। सीधे बात समझते हैं कि सबसे पहले हमने अनुसंधान समस्या का चयन किया, उसके बाद हमने परिकल्पना निर्माण की। परिकल्पना निर्माण करने के बाद हमने परिकल्पना हमें दिशाएं दे देंगी, ठीक है। फिर हमने कहा कि हम इस क्षेत्र में इस प्रकार के रिसर्च मेथड का और ये हमारा सैम्पलिंग प्रोसेस होगा, इन सब का पूरा हमने कागजी कार्रवाई कर ली और उस आधार पर हम मैदान में पहुंचे और उस आधार पर हमने डेटा कलेक्ट किया। डेटा कलेक्ट करने के पश्चात हमने जो परिकल्पना बनाई थी उस परिकल्पना को देखेंगे कि जो डेटा हमें मिला है क्या वो सही है या गलत है, और उस आधार पर हमारी परिकल्पनाओं का क्या होगा, सत्यापन होगा, वेरिफिकेशन होगा, और उस आधार पर हम कोई निष्कर्ष निकाल पाएंगे या कोई हम सामान्यीकरण या सामान्यीकृत बात कह पाएंगे और उसी बात पर हम अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। संक्षेप रूप में हम कह सकते हैं कि अनुसंधान प्रक्रिया को इन निम्न 7 चरणों में लिख सकते हैं, स्टेप रूप में। इस तरीके से समझिए, ऐसे परीक्षा में एक बार आया भी है। सबसे पहले क्या किया, ऊपर के 2 स्टेप हम छोड़ देते हैं, कौन कौन से, विषय का क्षेत्र और साहित्य सर्वेक्षण। तो हम सीधे आते हैं, हमने क्या किया था, सबसे पहले हमारे पास आ गए अनुसंधान समस्या का हमने चयन कर लिया। चयन करने के पश्चात हमने परिकल्पनाओं का निर्माण कर लिया। हमारी अनुसंधान समस्या इस प्रकार से भी हो सकती है, क्या शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों का शैक्षिक निष्पादन में अंतर है या कोई अंतर नहीं है, ऐसी हमारी समस्या हो गई, ठीक है। तो उस आधार पर हमने परिकल्पना बनाई कि शहर में और ग्रामीण में रहने वाले छात्रों के शैक्षिक निष्पादन में अंतर है, 1 से 2 से 2 या 2 से अधिक परिकल्पनाओं का निर्माण होगा ना, तो हम इस प्रकार से है नहीं है, हो सकता है, ऐसे हमने निर्माण की और उस आधार पर हमने अनुसंधान विकल्प यानी रिसर्च डिज़ाइन का निर्माण किया और फिर हमने सैंपल का चयन किया, सैम्पलिंग प्रोसेस, हमने सैंपल उठाए और उन सैंपल से हमने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया और उस डेटा पर हमने क्या किया, अध्ययन किया, अपनी परिकल्पनाओं की टेस्टिंग की और जो हमारा रिजल्ट आया उसको हमने सामान्यीकृत किया और बताया कि हाँ शैक्षिक अगर रिजल्ट हमारा आता है, हो सकता है हमारा रिजल्ट गड़बड़ आ जाए, ठीक है, जो हमारे सैंपल पर आधारित होता है। इस तरीके से हमारा रिसर्च किए कुल स्टेप हो गए, ठीक है। बात समझ में आई आपको? ये हमारे रिसर्च के प्रॉपर स्टेप थे जो लगभग 7 चरणों में लिखा जा सकता है। कैसे कैसे? अनुसंधान समस्या का चयन, परिकल्पना का निर्माण, रिसर्च डिज़ाइन का निर्माण, सैंपल का चयन, सैम्पलिंग प्रोसेस करेंगे हम, उसके बाद डेटा कलेक्शन होगा और फिर हमारा डेटा एनालिसिस होगा और फिर हम परिणामों का सामान्यीकरण करेंगे। उसके पश्चात ये आपकी बात हो गई रिसर्च के स्टेप्स के बारे में। अब आगे देखते हैं कि आखिर एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। देखिए
7 चरण हैं और 7 चरणों को तुरंत आप समझ जाएं, ठीक है। ये इस पर तो पूरा रिसर्च की पूरी एक यूनिट है। प्रत्येक स्टेप को आपको डिटेल में समझना पड़ेगा। किस प्रकार से हम अनुसंधान समस्या का चयन करते हैं, उनमें क्या गुण होने चाहिए, परिकल्पनाओं का निर्माण हम कैसे करते हैं, अच्छी परिकल्पनाएं क्या होती हैं, इन पर अध्ययन करना पड़ेगा। रिसर्च डिजाइन कैसे बनती है, इस पर भी हम अध्ययन करेंगे। सैम्पलिंग प्रोसेस हमारा कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। हम डेटा कलेक्ट किस तरीके से, कौन कौन से टूल्स लगाकर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम साक्षात्कार लेते हैं, अनुसूची लगाते हैं, प्रश्नावली लगाते हैं, किस आधार पर हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। आगे हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर जो हमें डेटा मिला है उन पर हम किस प्रकार से अपनी सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग करते हैं, स्टैटिस्टिक्स लगाते हैं, ठीक है। मीन मीडियन मोड की बात होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज़ करते हैं, हम कोरिलेशन करते हैं। और फिर हम अपने, चूँकि सैद्धांतिक रूप से संभव नहीं होता, इसलिए हम व्यवहारिक रूप से संभव नहीं होता सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का, परंतु हम एनपीसी बनाते हैं, सामान्य प्रायिकता कर्व बनाते हैं, उस पर हम अपने सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उस आधार पर हम टी टेस्ट, जेड टेस्ट लगाते हैं। वो सारी बातें हम पढ़ेंगे और किस प्रकार से हम रिसर्च रिपोर्ट लिखते हैं। ये पूरे स्टेप हुए, ये पूरी अनुसंधान की एक प्रक्रिया हो गई जो 3 साल चलती है। तो आपको 7 स्टेप और 7 मिनट में समझ में आ जाएंगे। वो थोड़ा सा अभी व्यवहारिक नहीं लगता है, आगे आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। फिलहाल आपको इतना बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए, अब एक आप अनुसंधान करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं, तो आप में क्या गुण होने चाहिए, मुझ में क्या गुण होने चाहिए, अच्छे अनुसंधानकर्ता में क्या गुण होने चाहिए, समझते हैं। हम सभी जानते हैं शोध एक दायित्वपूर्ण कार्य है, अतः उसे करने के लिए किसी भी अनुसंधानकर्ता में विभिन्न गुणों की अपेक्षा की जाती है। शोध एक दायित्वपूर्ण कार्य है, ऐसे नहीं है कि आप अपनी पीएचडी खरीद रहे हैं या लिख रहे हैं। जो भी आप बात करने जा रहे हैं, आपका कार्य समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। आप अपना समय दे रहे हैं, आप पर कुछ जो तंत्र है वो आपको गाइड अलॉट किया गया है। एक प्रोफेसर लेवल, एक एसोसिएट प्रोफेसर लेवल का व्यक्ति आपको अपना समय दे रहा है, तो आपको जो भी समय दिया जा रहा है वह समाज हित के लिए माना जा रहा है। इसलिए आप पर एक अच्छा दायित्व बनता है, हम पर एक अच्छा दायित्व बनता है कि हम अपने रिसर्च के माध्यम से सामाजिक प्रक्रियाओं में कुछ शोधन कर सकें, परिमार्जन कर सकें। चलिए, तो ये विचार, एक ये तो गुणात्मक हो गई, एक बात हो गई कि अच्छे अनुसंधानकर्ता में क्या गुण होने चाहिए। तो इसे कैसे लिखा जाए, तो कहा गया कि शोधकर्ता में अपेक्षित गुणों की आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य विनय मोहन शर्मा ने एक अपना लेख लिखा। वह लेख का शीर्षक था कि शोध का अधिकारी कौन है। इस लेख में इन्होंने आचार्य मतलब प्रोफेसर विनय मोहन शर्मा जी ने एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के बारे में, कुछ गुणों की बारे में विस्तार से बताया। कहा कि सबसे पहले तो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा कैसे आएगी, सामने देख रहा है कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में बरसों से काम चल रहा है, सदियों से काम चल रहा है, लेकिन आज तक उसकी दशा में परिवर्तन क्यों नहीं आया, चलो मैं इसके पीछे के कारण खोजता हूँ। तो सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए। फिर क्या है, ग्रहित विषय का ज्ञान होना चाहिए। जिस विषय का उसने चयन किया है उस विषय का उसे ज्ञान होना चाहिए, अच्छी समझ होनी चाहिए, और फिर उसमें क्षमता होनी चाहिए, शौर्य और बल जिसे कहते हैं। प्रभु श्री राम जब रावण से युद्ध लड़ रहे थे, तो जब आखिरी समय था तो लोगों ने उनसे कहा कि प्रभु उसके पास तो इतना बड़ा रथ है, रत्न जड़ित रथ है उसके, इतने बड़े बड़े रथ, आप और आपके पैर के नीचे तो चप्पल भी नहीं है, आप कैसे उससे युद्ध करेंगे। तो प्रभु श्री राम जो हम सभी के आदर्श हैं और इस प्रकृति के भी आदर्श हैं, और वो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को समझाते हैं, कहते हैं कि मेरे पास जो रथ है वो तुमको दिख क्यों नहीं रहा, मेरे पास भी एक रथ है, मेरे रथ के 2 पहिए हैं, शौर्य और बल, शौर्य और धैर्य, ठीक है, शौर्य और धैर्य। शौर्य हम में करने की क्षमता है, यह हमारा, हम आत्मबल हमारा, ठीक है, वह हमारा शौर्य हुआ, और धैर्य एक सही समय पर कार्य करने की और करते रहने की जो हमारी योग्यता है, वह एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में होनी चाहिए। तो क्षमता होनी चाहिए उसमें,
कार्य संलग्नता, अवॉइडनेस का नेचर नहीं होना चाहिए। अरे यार ठीक हम नहीं करेंगे यार, छोड़ो, उसको ऐसे लिख लेते हैं। और पता चला 10 सैंपल लेना था, वो 2 ही लिया और उब गए, चल दिए। ठीक, कार्य संलग्नता होनी चाहिए, उसमें कृतज्ञता होनी चाहिए, लेखन क्षमता होनी चाहिए। लिखना बहुत ज़रूरी है भैया। आप लोग अगर रिसर्च फील्ड से हैं तो या फिर हायर एजुकेशन में आ ही गए हैं, लिखने का अभ्यास जरूर डालिए। तो और अगली बात कही गई कि एक अच्छे अनुसंधानकर्ता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तटस्थता होनी चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। कोई भी बात क्रमबद्ध ढंग से समझने और प्रस्तुत करने की योग्यता। समझना भी उसको क्रमबद्ध रूप से है, अलूल जुलूल आप न समझिए और न उलूल जुलूल आप किसी को बताइए। तो आप एक अच्छे अनुसंधानकर्ता तब हो पाएंगे जब आपका दृष्टिकोण, आपका एटीट्यूड जो होगा वह साइंटिफिक होगा, तर्कों के आधार पर चीज़ों को समझेंगे और तटस्थ रहेंगे। तटस्थ का मतलब ये हुआ कि बायस्ड नहीं होंगे आप किसी भी। मान लीजिए आपने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों के शैक्षिक अध्ययन का या माध्यमिक शिक्षा के परिणाम का आप अध्ययन करने जा रहे हैं, तो आप पहले से बात नहीं कि नहीं शहर वाले बच्चों का अच्छा ही होगा। ठीक, तो इसको ये आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए। हमारा जो रिजल्ट निकल के आएगा, इसीलिए टेस्टिंग ऑफ जब हाइपोथेसिस करते हैं तो सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस बनाते हैं। सबसे पहले अगर हमने ये लिखा है कि हमारा अध्ययन है कि हम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बालकों के शैक्षिक अध्ययन का शैक्षिक परिणामों का या शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करने जा रहे हैं का अध्ययन, तो हमारी नल हाइपोथेसिस बनेगी कि शैक्षिक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के बालकों के शैक्षिक उपलब्धि में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, ये नल हाइपोथेसिस हम सबसे पहले अपनी जब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के 4 चरण हैं उसमें बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये होते हैं कि नहीं कोई अंतर नहीं है, रिजल्ट हमारा क्या आता है। ठीक है, तब हम देखेंगे, अंतर होगा तो मान लेंगे। वो हमारे सार्थकता स्तर होते हैं 0.01 0.05 हम यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें चर्चा में आएंगी। तो हमारा दृष्टिकोण जो है वो वैज्ञानिक होना चाहिए और हमारा नेचर तटस्थ होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए एक रिसर्चर का, और अनुसंधान प्रविधियों में निपुण होना चाहिए। ठीक है, अनुसंधान प्रविधियों में निपुण होना जरूरी है। उसे कैसे साक्षात्कार का निर्माण करना है, ये सारे खेल इसी में आ जाते हैं। अनुसंधान प्रविधियों में निपुणता आवश्यक है कि हमें टूल्स कौन कौन से यूज़ करने और किस तरीके से यूज़ करने, इस तरीके से हमें कार्य करना है। पूर्वाग्रह रहित बात ऊपर मैं कर चुका हूँ, तटस्थ रहना चाहिए। पूर्वाग्रह पूरी तरीके से, पूर्वाग्रह अगर आप है बायस्ड हैं तब तो आपके रिसर्च का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो इस प्रकार से प्रोफेसर विनय मोहन शर्मा जी के लेख शोध के अधिकारी कौन है में हम सभी ने एक अच्छे अनुसंधानकर्ता के गुण के बारे में जाना। परीक्षा में विभिन्न प्रकार के कथनात्मक रूप से आपको इन सभी गुणों को वो लिख सकता है, तो आप समझने का प्रयास करिएगा और उस तरह से अपने प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अनुसंधान के नैतिक पक्षों की ओर। जब हम अच्छे अनुसंधानकर्ता के गुण पढ़ चुके हैं तो अनुसंधान के नैतिक पक्षों का भी हम पालन करते हैं। क्या होता है हमारा कि हम पता चला जब हम क्या कर रहे थे, लिटरेचर रिव्यू कर रहे थे, जब हम आपको मैंने बताया कि जब हम लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो हम अपने संबंधित अनुसंधान के क्षेत्र जो हमने समस्या चुनी है उसी समस्या से संबंधित पूर्व में क्या क्या शोध हो चुके हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप थोड़ा इधर थोड़ा उधर 8-10 रिसर्च का कंटेंट उठा करके वही आप लिखे दे रहे हैं, आपका अपना मौलिक कुछ नहीं है, तो ये आपकी नैतिकता नहीं होगी। ठीक है, इसीलिए अनुसंधान के नैतिक पक्षों, अब तो प्लेगरिज्म चेक करने के तमाम माध्यम भी हो गए हैं। चलिए देखते पढ़ते हैं। अनुसंधानकर्ता को कुछ सार्वभौमिक नैतिक निर्देशों का पालन करना आवश्यक होता है। सार्वभौमिक, सब जगह ये नियम है। कौन कौन से? अनुसंधान की योजना बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनुसंधान में सम्मिलित सहयोगियों एवं प्रयोज्यों, प्रयोज्य मतलब सब्जेक्ट को होने वाले जोखिम कम से कम हों। कई ऐसे आपके रिसर्च टॉपिक, ऐसे कई सारे आपके प्रोजेक्ट हो सकते हैं जिसमें बताना कि क्षमता की बात है और साहस की बात है, तो हो सकता है जोखिम हो, कोई सूचनाएं ऐसी हो जो गोपनीय हो, कुछ ऐसे जनजातियों का अध्ययन करना हो जहाँ पर जाना आपके लिए, कुछ ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन करना हो जहाँ पर आपको जाना रहना थोड़ा सा जोखिम भरा हो। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है जिस पर आप अपना रिसर्च करने वाले हैं और जो आपके सहयोगी हैं, इन सब की जिम्मेदारी आप पर बनती है, इसलिए कम से कम जोखिम वाला काम आप करेंगे। अनुसंधान हेतु सब्जेक्ट का चयन समतार्किकता के आधार पर होना
चाहिए, लॉजिकल मेथड पर होना चाहिए, बायस्ड नहीं होना चाहिए। प्रत्येक प्रयोज्य यानी सब्जेक्ट तथा उसके प्रत्येक सब्जेक्ट और उसके वैधानिक अभिभावक की सुविचारित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही उसे अनुसंधान में सम्मिलित किया जाना चाहिए। मान लीजिए आपका जो कोई अनुसंधान का टॉपिक है जहाँ पर छोटे बालकों पर आपका अध्ययन है, ठीक है, कि बाल्यावस्था के बालकों की पढ़ाई के या शिक्षा के प्रति उनका दृष्टिकोण आप अध्ययन करने वाले हैं, तो वहाँ पर क्या है, जो भी आपके रिसर्च में बालक इन्वॉल्व होंगे उन सभी बालकों के अभिभावकों से वैधानिक अभिभावक के रूप में आपका उस विद्यालय का शिक्षक प्रधानाचार्य भी आएगा और वहाँ का उसका माता पिता भी हो सकता है। प्रयोज्यों के बीच सामाजिक, जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, लिंगीय के कारण के आधार पर विद्यमान अंतर के प्रति हमें सजग रहना चाहिए। हमें ये जानना चाहिए कि प्रत्येक सब्जेक्ट हमारा एक जैसा नहीं है। तो हमें आप साक्षात्कार ले रहे हैं तो एक सब्जेक्ट ने आपको पूरी चीज़ें सही से बता दी, दूसरा ऐसा मिला जो आपसे सही से बातें नहीं करेगा। तो आपको इन सब बातों के लिए पूर्व से ही, जब आप सर्वे टाइप के इस तरह के अगर रिसर्च चुनते हैं तो आपको इस तरीके से पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि प्रश्नावली में मान लीजिए आपने 100 चिट्ठियाँ किसी को भेजी तो उसमें से आपको 10-20 का ही जवाब मिला, 80 का नहीं मिला, तो आप परेशान हो गए, उससे लड़ने चले जाए तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, इस अंतर के प्रति हम सजग रहेंगे। अनुसंधान के परिणाम को वस्तुनिष्ठ ढंग से सीधे सीधे प्रस्तुत करना है। किसी भी प्रकार से हमें बायस्ड नहीं होना है, किसी भी प्रकार से हमें किसी भी विचारधारा के प्रति अग्रसित या विचारधारा से ग्रसित होकर अपने रिसर्च को वैसा नहीं बना देना है। प्रयोज्यों की या सब्जेक्ट की जो निजता है, अब आप किसी विचार पर ऐसे हैं, किसी सामाजिक विषय पर आप अपने सब्जेक्ट से पूछताछ कर रहे हैं और वो आपको सारी चीज़ें बता रहा है। मान लीजिए किसी मानसिक रोगी से या बाल्यावस्था या किशोरावस्था के विचारों पर अध्ययन कर रहे हैं, तो आपसे बालक अगर अपनी आंतरिक चीज़ें बता रहा है तो उसके जो भी दिए गए स्टेटमेंट हैं, उस व्यक्ति की निजता और जो भी उस व्यक्ति से हमें डेटा मिला है उस डेटा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अनुसंधान के प्रत्येक स्तर पर हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। आगे बात आती है कि जो सब्जेक्ट को होने वाली हानि या नुकसान का उत्तरदायित्व अनुसंधानकर्ता को लेना चाहिए। जो भी हमारे मान लीजिए रिसर्च से ऐसी कोई समस्या आ गई, उन्हें तो फिर हमें उसका उत्तरदायी बनना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि अनुसंधान का कार्य, जो हमारा अनुसंधान कार्य का जो उद्देश्य है वो नवीन ज्ञान का सृजन है। फिर भी अनुसंधानकर्ता को क्या है, नैतिक मानदंडों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आपका ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी मान नहीं होगा कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वो समाज के लिए उपयोगी है। थोड़ा बहुत अंतर, थोड़ा बहुत हमारा जो मैनिपुलेशन है वो चलेगा, थोड़ा बहुत नियमों को हम किनारे रख सकते हैं, तो वो बातें बहुत अधिक नैतिकता के स्तर पर नहीं मानी जाएगी। ठीक है, आप करते हैं तो आपको कौन रोकने वाला है, करने वालों को कौन रोक सकता है। परंतु नैतिकता की जब प्रश्न आएगा वहाँ पर आपको आपका जो पक्ष होगा वो बहुत मजबूत नहीं हो पाएगा। तो आज के लेक्चर में हम सभी लोगों ने अनुसंधान प्रक्रिया के सोपान, अनुसंधानकर्ता के अच्छे गुण और अनुसंधान के नैतिक पक्षों की चर्चा की है। अगले लेक्चर में, चौथे वीडियो में, हम सभी जो हमने अनुसंधान के प्रकार पढ़े थे उन अनुसंधान के प्रत्येक प्रकारों को अब डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ऐतिहासिक अनुसंधान के जो हमारे होते हैं उनमें हमारी परिकल्पनाएं किस प्रकार बनती हैं, वहाँ पर हम जो डेटा कलेक्ट करते हैं वो डेटा कैसे बनता है। ऐसे ही हम विवरणात्मक डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे और प्रयोगात्मक अनुसंधान के बारे में। इन सब पर अलग अलग एक लेक्चर बनेगा। साथ में बने रहिए, पूरा सिलेबस कवर होगा, निश्चिंत रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।